देहरादून के छोटे से घर में मन रहा है प्यार भरा त्योहार। उल्लासित हो नाचे गाए पूरा घर परिवार। सब दे रहे हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं बारंबार। उपन्यास के इस भाग में सुनिए एक से एक शायरियां मजेदार। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। उपहार पर उपहार, उपहार पर उपहार। अरे ये तो उपहारों की झड़ी ही लग गई है। पूरा घर आंगन भर गया है उपहारों से और सब रह गए हैं अचंभित। जानना चाहते हैं किसके घर की बात हो रही है? तो पिछला भाग मिस मत कीजिएगा। और अब सुनिए सरप्राइजेस और इमोशंस से भरा 127वां भाग आपकी अपनी लेखिका एवं वाचिका कोमल अग्रवाल के साथ। प्रशांत जैसे ही स्कूटर बंद कर दरवाजे तक आया, उसका ध्यान दरवाजे के दाईं ओर रखी किसी बड़े आकार की चीज पर गया। उसे काले रंग के कवर से ढका देख वह हैरत में पड़ गया। ये किसने रखी होगी? और मकान को प्रकाश की चादर में नहाया देख वह पहले ही हैरान था। उसके मन में कई ख्याल आने जाने लगे। वह हौले से मुस्कुराया और दरवाजे को धकेल भीतर गया, पर वहां तो प्रकाश की जगह अंधेरा था। उसे सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। अगले ही पल वह जानबूझकर सबको छकाने के लिए पुकारने लगा, पंकज, अरे मीना, मुन्नू, सब कहाँ गए भाई? ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? अम्मा। वह और शरारती अंदाज में पुकारने लगा। सबके सब इधर उधर छिपे हुए प्रशांत की पुकार सुन मन ही मन हंस रहे थे। गोलू और मुन्नी की हल्की हल्की आवाजें भी सोफे के पीछे से आ रही थी। पाखी सूरज का हाथ पकड़े पर्दे के पीछे खड़ी थी। भैया को सब पता चल गया। उसने धीरे से सूरज से कहा, अब आ जाओ गुड़िया, इंतजार नहीं हो रहा। प्रशांत जोर से बोला। सबके हंसने बोलने की आवाजों के साथ प्रकाश की एक तेज लहर उठी और पूरा मकान रंग बिरंगी रोशनी से नहा गया। छत पर लटके गुब्बारे एक एक कर फूटने लगी और उसमें से चमकीले कागज, बबल्स, चॉकलेट्स सब तरफ गिरने लगी। पाखी और सूरज सबके साथ बाहर निकल आए। जन्मदिन का गीत फिजा में लयबद्ध होकर बह रहा था। क्या भैया, आप तो पहचान गए। आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। हैप्पी 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 बर्थडे। कहते हुए पाखी खुशी से प्रशांत के गले लग गई। थैंक यू गुड़िया, तुम्हारा एहसास बसता है इस घर में और मेरे दिल में। तुम आसपास हो और मुझे पता न चले, ऐसा हो नहीं सकता। प्रशांत का स्वर तरल हो आया। भैया, हम भी वेटिंग लिस्ट में हैं। सूरज ने कहा तो प्रशांत ने उसकी ओर देखा। जवाई बाबू, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भैया। आप जिए हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। सूरज ने आकर कहा और उनके पैर छूने को झुका तो प्रशांत ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। इस समय उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भीगी हुई थी। उसका आज का पूरा दिन बहन बहनोई को देखने की बेचैनी में बीता था। अचानक इतनी खुशी एक साथ उसे मिली तो वह स्वयं पर नियंत्रण न रख सका। उधर देखिए भैया, वह सूरज की सजाई दीवार की ओर संकेत करती हुई बोली। जन्मदिन का उत्सव मनाती वह दीवार स्नेह और पारिवारिक बंधन का मानो कैनवास ही बन गई थी। अम्मा, बाबूजी, मीनाक्षी, मुन्नू, पाखी, पंकज और सूरज
सबकी तस्वीरों के केंद्र में प्रशांत दमकते चेहरे के साथ मुस्कान देता हुआ उस कैनवस पर दिखाई दे रहा था। गहरे नीले रंग की स्याही से उभरता उसका नाम प्रशांत महासागर की ही याद दिला रहा था। ऊपर की ओर उसके बचपन की कई अविस्मरणीय यादें चित्रों के रूप में लगी हुई उसे स्मृति लोक में ले गई। वह अपलक उन तस्वीरों को देखने लगा। ये सब आपने किया है ना जवाई बाबू? और गुड़िया, तुमने लगाई है ना ये तस्वीरें? वह खोया हुआ सा पूछने लगा। पाखी मुस्कुराई। आइडिया तो मेरा है भैया, पर काम इनका है। उसने सूरज की ओर संकेत किया। थैंक यू सूरज, कितना ख्याल रखते हो तुम हमारी छोटी छोटी खुशियों का। सच, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है। प्रशांत ने गर्व से उसके कंधे थपथपाई। आपकी बहन तो मेरी इतनी तारीफ कभी नहीं करती भैया, सूरज ने हंसते हुए कहा। वो तारीफ ही क्या जो सामने की जाए, पाखी ने भी छट कहा। चलिए चलिए, अब तो चूहे भी केक खाने के लिए उछल रहे हैं, पंकज ने जल्दी मचाते हुए कहा। चूहे कहाँ कहाँ? गोलू उसकी बात सुनकर गुलाटी मारने लगा। अरे पेट के चूहे, पंकज ने अपना पेट फुलाते हुए कहा तो सबकी हंसी छूट गई। तभी बाहर कार रुकने का शब्द हुआ। सब देखने लगी। मंजीत, गुरविंदर, परमिंदर और अपनी नीलम के साथ आता हुआ दिखाई दिया। दूसरी कार भी तभी आकर रुकी और वैशाली हाँफती हुई उनके पीछे भागी चली आई। ये लो, चूहे आ गए, सूरज ने मजाक किया। गुरविंदर और परमिंदर प्रशांत को जन्मदिन की बधाई देने लगे और साथ लाया उपहार भी। हम बाद में देंगे हाँ, नीलम मंजीत के कान में फुसफुसाई। वैशाली अपना बड़ा सा लाया उपहार सोफे के पीछे छिपा रही थी। प्रशांत बाबूजी का लाया नया कुर्ता पजामा पहन कर आया तो अम्मा ने चोपड़े की रोली चावल से उसका तिलक किया। बाबूजी ठाकुर जी के मंदिर से घृत भरा दीपक ले आए और अब प्रशांत से उसे जलाने को बोलने लगी। मीनाक्षी झट से जाकर केक वाली ट्रे ले आई जो उसने प्रशांत के लिए विशेष रूप से तैयार किया था। बाकी सूरज भी एमिली आंटी के हाथ से तैयार किया हुआ चॉकलेट केक लेकर आए थे। एक केक बाबूजी ने कटवाया तो दूसरा अम्मा ने। पंकज टोली केक का स्वाद लेती हुई गुब्बारे फोड़ने लगी। अरे इतना सब करने की क्या जरूरत थी? प्रशांत उपहार लेने में हिचक रहा था। अभी हमारा उपहार बाकी है भैया, सूरज ने रहस्यमयी मुस्कान देते हुए कहा। हाँ भैया, पाखी भी उसके साथ बोली। लाओ भाई, तुम भी लाओ। प्रशांत हंस पड़ा। उसे लेने तो आपको चलना पड़ेगा भैया बाहर, सूरज बोला। बाहर? प्रशांत चौंका। आप चलिए भैया, अभी मालूम हो जाता है। सूरज और पाखी उसे खींच खाच बाहर ले जाने लगे। सब उनके पीछे पीछे आए। वे सब उसी विशाल वस्तु के पास आए जिसे प्रशांत ने आते समय देखा था। वह काले रंग के कवर से ढकी हुई थी। तो आप सब सरप्राइज गिफ्ट देखने के लिए हो जाइए तैयार। और हाँ मंजी तैयार, फोटो खींचना जोरदार, सूरज ने कहा तो मंजीत कैमरे का एंगल सेट करने लगा। अब भैया उठाइए कवर, पाखी ने प्रशांत से आग्रह किया। ये सब क्या है गुड़िया, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रशांत फिर गंभीर स्वर में बोला। जरूरत है भैया, बहन का उपहार नहीं लेंगे? पाखी ने स्नेहासिक्त शब्दों से उसे मौन कर दिया। हाँ भाई वीरे, चल उठा घूंघट, गुरविंदर उत्साह में भर बोले। कम ऑन भैया,
नीलम और वैशाली भी चहकने लगी। अड़ोस पड़ोस के लोग भी इस मनोहारी दृश्य को देखने के लिए बाहर निकल आए थे। हिप हिप हुर्रे, पंकज टोली ने नारा लगाया। प्रशांत ने कोई उपाय न देख कवर हटाया तो उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। तालियां, मंजीत बोला और प्रशांत के साथ उस ब्लैक प्रीमियम स्पॉटी बाइक की तस्वीर खींचने लगा जो अपने लुक से सभी को मोहित किए हुए थी। प्रशांत तो कुछ क्षणों तक उसे निहारता ही रह गया। एक स्वप्न उसकी आंखों में कब से बना हुआ था, पर आज वो इस तरह साकार होगा ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कैसी लगी भैया हमारी चॉइस? सूरज मुस्कान देता हुआ पूछने लगा। वंडरफुल, प्रशांत ने कहा। पर ये सरासर ज्यादती है गुड़िया, तुम जवाई बाबू को समझाती नहीं। प्रशांत ने फिर जो कहा उसे सुन पाखी का चेहरा उतर गया। चल वीरे अंदर चल, जितनी डांट लगाना होगा लगा लेना। गुरविंदर माहौल को हल्का बनाते हुए बोली। सब भीतर आए और मीनाक्षी के बनाए दक्षिण भारतीय डोसे का आनंद लेने लगे। ये संभालिए चाबी। सूरज ने एक तरह से जबरदस्ती प्रशांत को चाबी थमा दी। वह कुछ कहता उससे पहले ही पाखी बोल पड़ी। याद है भैया, बचपन में आपको मेले में खिलौनों की दुकान पर एक बाइक पसंद आई थी, मगर उसका दाम सुन आपके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। बस तभी से सोचती थी कि आपको वही बाइक लाकर दूंगी। वह बचपन की एक विशेष घटना का जिक्र करती हुई प्रशांत को स्मृति के गहन कक्ष में ले गई। तो तुमने लाकर दी तो थी गुड़िया, अपनी गुल्लक तोड़कर। प्रशांत का स्वर भीग गया था। मैंने भी पैसे मिलाए थे भैया। वैशाली डोसा खाते खाते बोल पड़ी। और प्रीतो ने भी। फिर हम तीनों जाकर वह बाइक लेकर आई थी। आपके जन्मदिन पर कितना धूम धड़ाका किया था हमने। तब तो अपना राज नहीं हुए थे। पाखी ने प्रशांत को निरुत्तर कर दिया। बहन के प्यार को रुपयों के तराजू में मत तोलिए भैया, नहीं तो हमारी खुशियां चौपट हो जाएंगी। सूरज ने पाखी के मन की बात कह दी। वह प्यार से पति को देखने लगी। उसे वह शाम याद आई जब उसने सूरज से अपने बचपन की कई घटनाएं बताई थी और यह भी कि प्रशांत को बाइक चलाना कितना पसंद है। अब मैं और क्या कहूँ, तुम दोनों ने मुझे बेमोल खरीद लिया है। प्रशांत गंभीर मगर स्नेह के सागर में आकंठ डूबा हुआ सा बोला। किसी महान दार्शनिक ने कहा है कि जब लड़कियां बोलने लगे तो समझदारी इसी में है कि वहां से खिसक लो। वैशाली केक का टुकड़ा मुंह में डालती हुई बोली। और ये महान दार्शनिक यहाँ कब पधार रहे हैं? प्रशांत ने हंसते हुए पूछा। क्या भैया? प्रशांत की बात सुन वैशाली झेप गई। अब तो वो सीधे डोली लेने आएंगे भैया। पाखी ने सखी को गुदगुदाया। अपनी नीलू की डोली कब तक भेजने का विचार है भाई जी? प्रशांत ने पूछा तो नीलम का चेहरा लाल पड़ गया। मंजीत चुपके से उसकी तस्वीर निकालने लगा। रिश्ता तो पक्का हो ही गया है वीरे, अब सलाह कर ही कुछ बात आगे बढ़ेगी। गुरविंदर बोलने लगी। ये साले अभी भी नहीं सुधरे। सूरज ने मंजीत के कान में धीरे से कहा। पहले इनकी बहनों को पटाओ फिर इनको। मंजीत भी धीरे से फुसफुसाया। सड्डी तो जिंदगी झंड तो गई है। सूरज प्रीतम की नकल करने लगा। तेरी तो ऐश है यार, हनीमून पर हनीमून मन रहे और यहाँ हम प्यासे ही मरे जा रहे हैं। मंजीत ने अपनी बेचैनी प्रकट कर दी। की गल्ला हो रही है यारा दे विच? परमिंदर ने सूरज और मंजीत को फुसफुसाते हुए देखा तो पूछ बैठी। सूरज को शरारत सूझी। वो मेरा यार बोल रहा है परजाई जी
कि वो अपनी नीलू के लिए कोई शायरी सुनाएगा। नेकी और पुछ पुछ। परमिंदर और मीनाक्षी एक साथ बोल पड़ी और खुद ही हंसने लगी। मंजीत को तो मौका ही मिल गया। मंजीत कॉलेज के दिनों में पढ़ी शायरियां याद करते हुए सुनाने लगा। ओए तेरी सूरत रब ने इन्नी सोहनी बनाई है, तेरी सूरत रब ने इन्नी सोहनी बनाई है कि विख विख तेनू चांदनी भी शर्माई है। दिल दियां गल्लां दसनी तो थी मेरे साथी, दिल दियां गल्लां दसनी तो थी मेरे साथी, पर की करा विच में आ गए थे हाथी। ये मारा चौका। सूरज तारीफ में बोला। सब ने ताली बजाई। नीलू तो खुश होकर उछलने ही लगी। हुण सब अपनी अपनी वड्डी पर एक एक शायरी बोलेंगे। मंजीत ने आगे कहा तो बाबूजी जोश में आ गए। मैं कुछ कहूंगा पहले लाडू की अम्मा के लिए। सबने खुशी से समर्थन किया। बाबूजी जल्दी जल्दी उठकर कमरे में चले गए और अपना चश्मा और डायरी लेकर लौटे। रूप की रोशनी गुणों की खान हो तुम, रूप की रोशनी गुणों की खान हो तुम, प्रशांत लाडो पंकज की अम्मा, मेरा दिल मेरी जान हो तुम। क्या बात है बाबूजी, हमारी अम्मा के तो कहने ही क्या, अभी भी ब्यूटी क्वीन लगती हैं। अपने जमाई बाबू के मुंह से निकली बात सुनकर अम्मा जोर से हंस पड़ी। ये हुई ना बात अम्मा, बस ऐसे ही हंसा कीजिए। सूरज बोला तो अम्मा गदगद हो गई। हुण अस्से सुनाऊंगा भाइयों। गुरविंदर सोफे पर तन कर बैठ गए। शुरू हो जाओ भाई जी, प्रशांत ने प्रोत्साहित किया। ओए वेख वेख जिसनू हिल जावे दिल्ली और जलंधर, जिसदा नाम लिखाया मैंने अपने दिल दे अंदर, जिदे वाजू जीना मुश्किल हो जांदा है यारो, ओए जिदे वाजू जीना मुश्किल हो जांदा है यारो, गुरविंदर दे दिल विच तक तक करती वो परमिंदर। अरे बल्ले बल्ले प्राजी, तुझसे तो गुरुओं के गुरु निकले। सूरज जोश में आकर प्रीतम के अंदाज में बोला। इश्क लड़ाने में तो ये सारे हमसे भी आगे निकले। मंजीत ने सूरज के कान में कहा तो वह ठठाकर हंस पड़ा। रिकॉर्ड कर लिया है, अपने प्रीतम गुरुजी को सुनाएंगे। प्रशांत मीनाक्षी के लिए शायरी करने में हिचकिचा रहा था। ऐसे नहीं चलेगा भैया, शायरी तो करनी ही पड़ेगी। सब लड़कियां शोर मचाने लगी, भैया भैया भैया। अच्छा अच्छा सोचने तो दो। कुछ पल सोचकर प्रशांत ने बोलना शुरू किया तो सबके सब अभिभूत रह गए। जिसे देख देख मुझे आ जाता है पसीना, जिसकी जिद कर देती है मेरा मुश्किल जीना, वो है चांदी की अंगूठी मैं उसमें जड़ा नगीना, वो है चांदी की अंगूठी मैं उसमें जड़ा नगीना, भाई मैं हूं प्रशांत महासागर और वो मेरे दिल की मीना। पहली तो पंक्तियां सुन मीनाक्षी का मुंह चढ़ गया था, मगर आगे की पंक्तियां सुन वह जोर जोर से हंसने लगी। दिल जीत लिया वीरे, आज ते परजाई तेने 2 बारी डोसा खिलाएंगी। गुरविंदर की बात सुन माहौल में हंसी की फुलझड़ियां छूट पड़ी। जीजू जीजू, अब जीजू सुनाएंगे पाखी दीदी के लिए। नीलम उछलने लगी। सच में तुम अभी भी बच्ची ही हो। मंजीत उसकी सदा पर मुग्ध होता हुआ बोला। बच्ची क्यों? वह भवे चढ़ाकर भोलेपन से पूछने लगी। अब मेरा यार अपनी वाली को छोड़ किसी और की वड्डी के लिए थोड़ी सुनाएगा। मंजीत ने कहा तो नीलम झेप गई। सूरज पाखी को देखकर कविता सुनाने लगा। जिसके लिए लगाए मैंने देहरादून के चक्कर, तब देती थी दर्शन मुझको
कभी कभी वो छत पर बात बात पर दिखलाती थी अपने भैया का डर। है कड़वा काढ़ा पीकर जिससे भूल गया मैं शक्कर। ईंटों की कोठी को जिसने बना दिया घर सुंदर, अंधियारे सूरज को जिसने दिया उजाले से भर। जिस चिड़िया की चहक से गूंजे मेरे मन का अंबर, जिस चिड़िया की चहक से गूंजे मेरे मन का अंबर, वो है पाखी मेरी पाखी जग में सबसे हटकर। वो है पाखी मेरी पाखी जग में सबसे हटकर। सूरज का ऐसा अगाध प्रेम देखकर पाखी भी प्रेम के आवेग से भर गई। वह सभी को काढ़ी वाला किस्सा सुनाने लगा तो सब हंसकर लुटपुट हो गए। क्या खूब जीजू, हरीश तो ऐसी शायरी पढ़ दे तो मैं तो मंदिर में नारियल चढ़ाऊंगी। वैशाली ने मुस्कुराकर कहा, जरा मिलने तो दो, सब सिखा देंगे उसे भी। सूरज बोल पड़ा। इधर पंकज बाइक पर घूमने की जिद कर रहा था और उधर मुन्नू भी चिल्ला चिल्ला कर उसका समर्थन कर रहा था। तब जाकर प्रशांत उठा। मैं इन लोगों को घुमा कर लाता हूँ। हम भी चलेंगे घूमने, नीलम मचलते हुए बोली। और आइसक्रीम भी खाएंगे। हाँ, पाखी ने बच्चों की तरह कहा। अभी लो, चलिए सब जाएंगे आइसक्रीम पार्टी करने, प्रशांत बोला और बाहर आया। एक कार में अम्मा, बाबूजी, मीनाक्षी और परमिंदर बैठ गए। गुरविंदर ने ड्राइविंग सीट संभाली। दूसरी में वैशाली, नीलम और मंजीत आ बैठी। सूरज पाखी के साथ आया और उसने ड्राइविंग सीट संभाली। पाखी को उसने अपने बगल में बैठा लिया। मंजीत आज बड़ा खुश था। उसे नीलम से सटकर बैठने का मौका जो मिल गया था, वह उसे छेड़ने लगा। जरा ख्याल कीजिएगा, कोई आप पर नजर रखे हुए है। वैशाली ने सावधान किया तो नीलम मुस्कुराई। नई बाइक पर रफ्तार का मजा लेते हुए प्रशांत, मुन्नू और पंकज के साथ आगे चल रहा था और सब उसे फॉलो कर रहे थे। भैया को बहुत पसंद आई है बाइक, देखा मैंने कहा था ना। सूरज पाखी से बोला। ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है, तुम न होते तो। पाखी ने प्यार से पति के कंधे पर हाथ रखा। मैं क्यों नहीं होता पगली? सूरज ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। हरीश और वैशाली फोन पर बातें कर रहे थे और वैशाली हरीश से शायरी सुनाने के लिए बोल रही थी, मगर हरीश था कि जोक पर जोक मार रहा था। कभी सीरियस भी हो जाया कीजिए जनाब, वैशाली नाराज होते हुए बोली और उसने फोन काट दिया। बेचारा हरीश कई बार उसे फोन करता रहा, मगर उसने बार बार उसका फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आज तो बच्चू हमें खूब कोसता होगा। मंजीत और सूरज उसके मजे लेने लगे। प्रशांत एक सकरी गली में मुड़ा तो सब हैरान हुए। ये भैया कहाँ जा रहे हैं? पाखी को सोचने पर समझ में आ गया कि प्रशांत आखिर क्या करना चाह रहा है। उसने सूरज को कहकर कार रुकवाई। गुरविंदर भी कार रोककर बाहर निकल आए। यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा प्राची। चलिए। वह सबको लेकर कप्तान की तरह चली। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वे जा कहाँ रहे हैं। गली का दूसरा मोड़ पार करते ही उन्हें प्रशांत दिखा, जो बाइक रोक वहीं उनके आने का इंतजार कर रहा था। सबको लेकर वह एक ठेले वाले के पास आया, जहां मटके ही मटके रखे हुए थे और लोगों की भीड़ लगी हुई थी। बच्चे वहां उछलते कूदते मटके वाली कुल्फी का स्वाद ले रहे थे। राम राम चाचा, प्रशांत कुल्फी वाले से बोला तो वह झट उसे पहचान गया। अरे प्रशांत बिटवा, आओ आओ, आज कौन सी कुल्फी खिलाएं? नारियल वाली, इलायची वाली, केसर वाली कि बादाम वाली? बताइए भाई, कौन सी कुल्फी खाएंगे? प्रशांत सबसे पूछने लगा। मैं तो वही खाऊंगी भैया, नारियल वाली जो हम बचपन में खाते थे।
पाखी बोली तो कुल्फी वाला उसे आश्चर्य से देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं राम लखन चाचा, मैं आपकी गुड़िया हूँ, पाखी ने हंसते हुए कहा। अरे गुड़िया कितना बदल गई है रे। राम लखन अपने पोपले मुंह से बोला, अपने जमाई बाबू भी संग में आए हैं क्या? उसकी बटन सी आंखें इधर उधर घूमने लगी। ये रही चाचा, पाखी ने सूरज का परिचय उनसे करवाया। वाह रे वाह, जमाई बाबू तो एकदम राजकुमार लगते हैं, राम लखन प्रफुल्लित कंठ से बोला और सबके लिए दोनों में कुल्फी निकाल कर देने लगा। ये खाकर देखिए जमाई बाबू, फिर बताइएगा कि 5 स्टार की आइसक्रीम को फेल करती है कि नहीं। प्रशांत ने एक दोना उठाया और सूरज की तरफ किया। केसर, बादाम, इलायची और नारियल वाली कुल्फियों का स्वाद सबकी जुबान पर रच बस गया। एक एक कुल्फी देने का आदेश और हुआ। ऐसी कुल्फी मैंने पहले कभी नहीं खाई भैया, सचमुच क्या स्वाद है चाचा आपके हाथों में, सूरज तारीफ करते हुए बोला। राम लखन तो फूलकर पप्पा ही हो गया। हमारी कुल्फी खाने मिनिस्टर साहब खुद आए रहे। बोले, राम लखन इस बार तुमको अपने बिटवा के ब्याह पर बुलवाएंगे, और हम गए रहे। गवर्नर से लेकर मिनिस्टर सबके सब चटखारे लेकर खाए रहे थे। राम लखन अपनी कुल्फी की विजय गाथा सुनाने लगा। कुछ गरीब बच्चे सबको कुल्फी खाता देख ललचाई दृष्टि से उन्हें देख रहे थे। सूरज ने हमेशा की तरह नोटिस किया। इधर आओ सब। उसने उनको बुलाया और रामलखन चाचा से बोला, इन सब को कुल्फी खिलाओ चाचा, भैया के जन्मदिन की खुशी में। रामलखन सबको कुल्फी देने लगा तो सभी बच्चे अपनी अपनी खुशी प्रकट करते हुए सूरज को अलग अलग भाषाओं में धन्यवाद देने लगे और प्रशांत को उसके जन्मदिन की बधाई। तो दोस्तों, देखा आपने, खुशियाँ दौलत से खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, धन को यदि सही कार्यों में लगाया जाए तो वह उन मासूम चेहरों पर मुस्कान अवश्य ला सकता है जिनकी मुस्कान किस्मत ने छीन ली होती है। तो चलिए हम भी प्रयास करते हैं किसी मासूम चेहरे पर मुस्कान लाने का, क्योंकि यही है लेखिका एवं कनेक्टिंग ड्रीम्स का उद्देश्य। हमारी टीम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अवश्य। लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करके बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।